हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान जितने भी बच्चे क्लास 10th में, जी हाँ, जितने भी बच्चे क्लास 10th में, आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान से सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। जैक बोर्ड की तरफ से जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए थे उसी का सोल्यूशन देखेंगे। तो जितने बच्चे इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो का जो लिंक होता है हम डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर देते हैं, आप वहां से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और जितने बच्चे अभी सब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ना, इसका पीडीएफ हम नीचे आपको पीडीएफ का लिंक बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक देंगे, वहां से आप बिल्कुल पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वीडियो को कंप्लीट अच्छे से समझ के देखिए, बिल्कुल रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो बिना लेट के क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे क्लास 10th में, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन पूछा गया, ये पिछले यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं और मॉडल प्रश्न पत्र वहीं से दिया है। तो राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, जल्दी से आपको जवाब दे देना। राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें किसी देश के लोगों में अपने देश की प्रति प्रेम और एकता की भावना होती है। राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है कि देश के राष्ट्रीय चीज़ों को बढ़ावा देना। सिंपल अपनी भाषा में याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 32। जी हाँ, यहाँ पर सवाल पूछा गया है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, आपको जवाब देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक सुधार की समीक्षा करने के लिए किया गया था। इस आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में किया था। इसका नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था, इसलिए देखिए उसका नाम था साइमन और मिशन लेकर आया था तो हो गया साइमन कमीशन। जी, इसका नाम क्या हो गया, साइमन कमीशन हो गया। जो भारत के लोगों ने, आपको पता होगा, भरपूर मात्रा में विरोध किए थे, क्योंकि भारत का आप संवैधानिक सुधार के बारे में बातें करना चाहते हैं और भारत का कोई अध्यक्ष नहीं है, तो बिल्कुल इसका क्या बोलते हैं, विरोध किए थे। आगे बढ़ते बिना लेट के, आई होप कि सब कोई समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखिए। जी हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण। गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड रिसोर्स। जी हाँ, आपको 5 उदाहरण बताना है जो मानव द्वारा बनाया गया है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जो अपने आप बनाए, पहाड़, पर्वत, झील, समंदर, ये सब प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। तो मानव निर्मित हम लोग को यहाँ सवाल पूछा है, जो लोगों ने बनाया है, वाहन, पुल, सड़कें, मशीन, उपकरण, खेत, नहर, ये सब मानव निर्मित संसाधन, बगीचा, ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। तो आपको बिल्कुल क्लास में पढ़ाया गया, ये तो आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जैव विविधता क्या है। सबसे पहले इसमें जैव मतलब जीव और विविधता का मतलब होता है भिन्नता, जीवों में अलग अलग जो होते हैं ना, भिन्नता। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझिए। जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी तरह के जीवित जीवों की विविधता जैव विविधता कहलाता है। आगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे अधिक जैव विविधता वनों में पाए जाते हैं। एक पॉइंट और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो बिना लेट के आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बता देना है, अगर आप पढ़े होंगे क्लास में। तो सामुदायिक सरकार ऐसे लोगों का समूह है जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, एक ही भाषा या एक संस्कृति बोलते हैं। बिल्कुल भाषा या संस्कृति बोलते हैं, बिल्कुल, यानी कि एक ही तरह का रहन सहन, कल आप संस्कृति और भाषा तो यहाँ पर बोल ही दिया है, एक ही भाषा या संस्कृति बोलते हैं, रहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं और एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही संस्कृति में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, शहरीकरण किसे कहते हैं। एकदम शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर भी लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट आंसर भी लिखना है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शहरों का अधिक पैमाने पर विस्तार होना, विस्तार का अर्थ होता है फैलना, शहरीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया को नगरीकरण भी कहते हैं। कितना आसान सा शब्दों में इसका आंसर हम लोग को मिल गया है ना, कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, शहरों का अधिक पैमाने पर विस्तार होता है, शहरीकरण कहलाता है। इसे नगरीकरण भी कहा जाता है। आई होप कि सब कोई समझ गए होंगे। तो बिना लेट के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। जी बिना लेट के आपको बिल्कुल जल्दी से पढ़ना है, क्योंकि वीडियो अगर हम आराम से पढ़ने लग जाएंगे, वीडियो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं, आपको क्लास में बताया गया, जब देश की कुल आय को
उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए तो जो राशि मिलेगा उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आसान सा सवाल। बाजार का अर्थ क्या? व्हाट इज मार्केट? व्हाट इज मार्केट? वह स्थान जहां विक्रेता खरीदार मिलते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, बिल्कुल बाजार कहलाते हैं। विक्रेता और खरीदार, बेचने वाला खरीदने वाला एक जगह मिलते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, उसी को बाजार कहते हैं। वेरी अब शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन पे आ जाइए। 39 पे देखिए आपको सवाल पूछा गया, कृषि अर्थ व्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करना है। यानी कि कृषि है ना, अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध प्रभाव क्या था आपको ये बता देना है। तो आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध कब से चला था? नीचे कमेंट बॉक्स में बताया, 1914 से 1918। बच्चा को पता है, ये सब बेसिक से सवाल है, आपको लाइव क्लास में पढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर बता देना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था पर बड़े कुछ प्रमुख प्रभाव पड़े थे, उसके बारे में। फर्स्ट देखिए, युद्ध के दौरान कृषि उत्पादन में कमी हो गई थी। जब युद्ध हो रहे थे तो कृषि उत्पादन में क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। दूसरा पॉइंट देखिए, युद्ध के बाद किसान पर भारी कर्ज था। युद्ध जब समाप्त हुआ तो किसान एकदम कर्ज में डूब गए थे। पॉइंट नंबर 3, युद्ध के कारण कृषि श्रमिक की कमी पैदा हो गई थी। युद्ध के कारण जो प्रभाव हो ना, वही सब का डिस्कस कर रहे हैं। युद्ध के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें गिर गया था, बिल्कुल एकदम कीमत का जो है ना वैल्यू गिर गए थे। किसान को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, बहुत ही दिक्कत, किसान है ना बहुत स्ट्रगल और बहुत ही मुश्किल का घड़ी था उस टाइम। खाद्य आपूर्ति में कमी और कीमतों में वृद्धि हो गया था। आपूर्ति मतलब उसका पूर्ति नहीं हो पा रहे थे, कमी थे और कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो किसान लोग एकदम परेशान हो गए थे, है ना। तो ये सब पॉइंट आप बिल्कुल आराम से पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे तो आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं और अच्छा भी नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते बिना लेट किए नेक्स्ट 40 नंबर पे देखिए। 40 नंबर पे सवाल क्या पूछा है, मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका क्या है? जल्दी से बता दीजिए। गुटेनबर्ग किस देश से बिलोंग करते, किस देश के रहने वाले थे? तो हम लोग यहाँ पर जो सवाल पूछा है इसका आंसर लिखेंगे इसकी निम्नलिखित भूमिका है। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपने अपनी भाषा में। तो फर्स्ट आप समझिए यहाँ पर क्या पूछा है, पॉइंट वाइज इसका आंसर भी हम लोग देंगे, तो आराम से बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ लेना है। फर्स्ट पॉइंट में लिखें, गुटेनबर्ग प्रेस का आविष्कार जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में किया था। ऑप्शन नंबर बी पॉइंट नंबर 2 देखिए, गुटेनबर्ग से प्रेस में लकड़ी और धातु के चलने वाले अक्षरों का इस्तेमाल क्या करता था। तीसरा पॉइंट, गुटेनबर्ग का प्रेस का भूमिका, गुटेनबर्ग ने बाइबल को सबसे पहले छापा था। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। गुटेनबर्ग प्रेस ने धर्म सुधार, पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांतिकारी जैसे आंदोलन में योगदान दिए थे। तो गुटेनबर्ग ने, आप यहाँ पॉइंट पढ़ सकते हैं, थोड़ा छूट गया यहाँ पर, गुटेनबर्ग प्रेस ने सूचना प्रसारित करने के तरीके भी बदल दिया। आप ये भी पॉइंट जोड़ सकते हैं। तो 5 पॉइंट लिखें आप, अगर और भी पॉइंट लिख सकते हैं ना। गुटेनबर्ग की ये प्रेस की भूमिका थी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको क्लास में बिल्कुल ये अच्छे से पढ़ाया गया। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 41 पे फोकस रखिए। वन संरक्षण के उपाय का वर्णन करें। कल ही हम क्लास में बच्चों से पूछे वन संरक्षण के उपाय, यानी कि वनों को बचाने का उपाय थोड़ा जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वन संरक्षण के निम्न उपाय है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। उसके बाद देखिए पॉइंट वाइज लिखना है, वनों की कटाई पर रोक लगा के, यानी कि वन को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, वनों की कटाई पर रोक लगा के। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगा के। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करके, लोगों को समझाएंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं होगा, जी हाँ, अगर पेड़ पौधे नहीं होगा तो हम लोग को ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन, तो बहुत सारे दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप लोगों को जागरूक करके। उसके बाद चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, वनों में अति पशु चराई पर रोक लगा करके। ये तो आपको बिल्कुल पता है, चराई पर रोक लगा करके। उसके बाद और भी पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, वन संरक्षण और प्रबंधन के लिए ग्रामीण समितियां बना के। तो ये सब अगर तरीके हम लोग अपनाएंगे तो वृक्षारोपण क्या बोलते हैं, बिल्कुल इसका संरक्षण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय था। आप और भी लिख सकते हैं अपने से, है ना, कि वन को जितने भी पेड़ पौधे काटेंगे उसके जगह नए पेड़ पौधों को लगा करके, ये भी उपाय हो जाएगा, है ना। तो आप अपनी भाषा में बिल्कुल सरल भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, फुल में फुल मार्क्स बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टॉपिक से हट के नहीं लिखना है, अपने शब्दों अपने भाषाओं में लिखना है, बट आपको टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 पे क्या पूछा गया सवाल, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य। मोटे अनाज वे अनाज होते हैं जो आकार में बड़े और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसे अनाज को मोटे अनाज के नाम से जाना जाता है। एकदम सिंपल क्या बोलते हैं डेफिनेशन है। बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब जितने भी चीज़ें और भी एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए, आप
थोड़ा पढ़ लीजिए, सबसे भी क्या है, मोटे अनाज का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। लोकतांत्रिक सरकार पता होगा सबको, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, आप लोकतांत्रिक सरकार लिख दीजिए, इन्हें तत्कार लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर सरकार लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार दुनिया का सबसे अच्छी सरकार होता है, बच्चा बच्चा को पता है। तो लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी की जरूरी है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी से समाज में समानता और न्याय आता है। यह राजनीतिक स्थिरता और समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल आपको आसान भाषा में लिख देना, लोकतांत्रिक में सत्ता की साझेदारी जरूरी है, सभी को बिल्कुल बेगानेपन का एहसास ना हो, इसके लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। आगे बढ़ते बिना लेट के, आई होप कि सबको ही समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए, बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा है, जातिवाद का दुष्प्रभाव। जी हाँ, जातिवाद का दुष्प्रभाव क्या है, गलत प्रभाव क्या है, आपको बताना है, ठीक है। जातिवाद का निम्न दुष्प्रभाव है, फर्स्ट लाइन लिखेंगे, अब पॉइंट वाइज आंसर देंगे। जातिवाद से समाज में भेदभाव बढ़ता है, आपको पता है जातिवाद करेंगे समाज में भेदभाव बढ़ेगा, है ना। जातिवाद से समाज में एकता और भाईचारगी की भावना कमजोर होती है, बिल्कुल। जातिवाद से समाज में आर्थिक शैक्षिक असमानताएं बढ़ती है, बिल्कुल। ये सब अगर जातिवाद करेंगे तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा, है ना। जातिवाद से समाज में हिंसा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि लड़ाई झगड़े बिल्कुल बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा। जातिवाद से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप जातिवाद से क्या, बिल्कुल आपका दिमाग सही नहीं रहने वाला है ना, हमेशा एक हिंसा संघर्ष की ही स्थिति का संतुलन उत्पन्न होते रहेगा। जातिवाद से गरीबी फैलेगा, बिल्कुल सब कोई लड़ाई झगड़े में रहेगा। अब गरीबी कैसे दूर होगा, जब आप एजुकेशन अच्छे से हासिल करेंगे, जॉब वगैरह जब जॉब जब हासिल करेंगे, आप खाली जाति पाति करते रहेंगे तो बिल्कुल आप पिछड़ जाएंगे ना। तो जातिवाद से राष्ट्रीय एकता को भी नुकसान पहुंचता है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए सबको, ठीक है। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य को स्पष्ट करें, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य को बताना है। तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। इसके प्रमुख कार्य है, जो चुनाव आयोग है पता है, वही राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, पता होगा सबको। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं, निर्वाचित आयोग का आयोजन। तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करना पहला काम। दूसरा काम क्या है, मतदाता सूची का रख रखाव, ये भी काम उसका होता है। मतदाता सूची का निर्माण करना उसी का काम है चुनाव आयोग का। अगला काम क्या, अगला वो क्या है, निर्वाचित प्रक्रिया का निरीक्षण, चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण करना और सुनिश्चित करना कि यह निष्पक्ष और स्वतंत्र है। ये सभी काम चुनाव आयोग का है जो चुनाव करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंटरनेट से क्या लाभ है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बता देना है, आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तब तो मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, तो ये भी इन्हों को शिक्षा भी आसान कर दिया ना, तो आपको वही बताना इंटरनेट का क्या क्या फायदा। तो इसके निम्न फायदे हैं, फर्स्ट लाइन में लिखे हैं, देखिए, इंटरनेट से संचार आसान और तेज हो गया। हम लोग बिल्कुल कहाँ बैठे हैं और कहाँ से बात कर लेते हैं, बैठे बैठे दुबई के लोगों से बात कर लेते हैं, इंटरनेट से हम किसी भी विषय पर जानकारी हासिल कर, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, गूगला जी सुना होगा, गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तुरंत जवाब मिल जाता है। इंटरनेट से हम घर बैठे ही कई तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं, बिल्कुल जो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं ना। इंटरनेट से ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार, शैक्षिक सामग्री हासिल की जाती है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम लोग शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, यानी कि एजुकेशन भी हासिल करते हैं। तो और भी पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, बिना लेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, आप तो इसमें थोड़ा आपको शब्द को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है, आपको पता होगा जर्मनी की प्रक्रिया का एकीकरण में कौन भूमिका निभाया था, आपको क्लास में बताया गया। देखते हैं कितने बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स अभी तक बता दिए हैं। तो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया में का वर्णन इस प्रकार है, फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया में पर्सा के मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क अहम योगदान रहा, यानी कि उसका अहम योगदान रहे, ओटोमन बिस्मार्क पता होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने लोह और रक्त की नीति अपनाए थे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने पर्सा की सेना और प्रशासन का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल सही बोल रहा है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध लड़े थे, आपको बिल्कुल पता है। इन युद्ध में पर्सा की जीत हुई और जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ। लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं, 18 जनवरी 1871 को विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जर्मनी के सम्राट के रूप में हुआ। आपको ये सब पॉइंट लिख देना है, अगर आप कुछ पॉइंट कम भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते बिना लेट के, ठीक है। एकीकरण का मतलब होता है एक इकट्ठा, है ना।
क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सन 1990 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महाव और प्रभाव विश्लेषण करें, यानी कि आप महत्व बताना है ना, इसमें क्या महत्व बताना है, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, महत्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रभाव का विश्लेषण करें। महात्मा गांधी जी ने, आपको पता होगा, 1920 से 1922 तक जो चलाए थे असहयोग आंदोलन। क्यों चलाए थे? असहयोग का मतलब होता है, जी हाँ, असहयोग का मतलब क्या होता है, थोड़ा जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताइए। सहयोग का मतलब साथ देना, असहयोग मतलब साथ नहीं देना, यानी कि अंग्रेजों की हर चीज़ों से बहिष्कार करना, कुल मिला के यही है इसका मकसद, है ना। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन इसका, 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना जगाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट की भावना पैदा की, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो इसका महत्वपूर्ण है ना, इसका महत्व क्या है, तो इस आंदोलन ने अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन की चुनौती देने का एक नया तरीका अपनाया था। यही है ना कि जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। अगला पॉइंट में लिखेंगे, असहयोग आंदोलन व्यापक जन आंदोलन था जिसमें सभी वर्ग और समुदाय के लोग भाग लिए थे। इसमें सभी लोग भाग लिए थे असहयोग आंदोलन में, गांधी जी का बात मान रहे थे। असहयोग आंदोलन ने के दौरान स्वदेशी का प्रचार किया गया, जिससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा भी मिला था, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला था कि है ना, कि हम लोग अगर अंग्रेजों का यही सब अत्याचारी सहते रहेंगे तो बिल्कुल आगे चल के और भी नुकसान झेलना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है, अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए। आगे इसका प्रभाव भी थोड़ा देख लीजिए, है ना, आगे इसका प्रभाव क्या रहा, आखिरकार इसका प्रभाव भी देखेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग प्रभाव कुछ इस तरह है, जी हाँ, प्रभाव थोड़ा पढ़ लीजिए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन पर काफ़ी दबाव डाला, उन्होंने अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, स्वदेशी के प्रचार के कारण भारतीय उद्योगों का विकास भी हो गया था, ठीक है। तो आई होप कि सबको ये समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान सा लैंग्वेज में लिखे थे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे देखिए क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भूमिका में देश के विकास के संदर्भ में समझाइए। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, समझाइए और दामोदर वैली होगा, ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, यहाँ पर मिस्टेक है, का उदाहरण देकर इसके विभिन्न घटकों का लाभ का वर्णन करें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो, यहाँ पर समझाइए दामोदर वैली कॉरपोरेशन का उदाहरण देकर इसके विभिन्न घटकों और लाभों का वर्णन करें। आप थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। आंसर देखिए कैसे है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से ऐसी बड़ी इंजीनियरिंग परियोजनाएं होती है जिनका उद्देश्य एक से अधिक उद्देश्य को पूरा करना होता है। बहुउद्देश्य मतलब क्या, एक से ज़्यादा उद्देश्य। ये परियोजनाएं आमतौर पर नदी पर बनाई जाती है और इनके माध्यम से सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, उद्योगों, पानी की आपूर्ति, मछली पालन आदि जैसे उद्देश्य को पूरा किया जाता है। आपको पता होगा बहुउद्देश्य परियोजना से जब पानी से बिजली यानी कि पैदा होते हैं, पता ही होगा, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, बहुत सारे यानी कि उद्देश्य पूरा होते हैं, मछली पालन हो जाते हैं। आगे देखिए, देश के विकास में बहुउद्देशीय परियोजना का महत्व क्या है, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। सिंचाई, ये परियोजना कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देती है और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करती है, बिल्कुल है ना। आगे आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थोड़ा पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, जी हाँ, पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। बिजली उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से देश की ऊर्जाओं जरूरतों को पूरा करने में मदद कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करके लोगों को संपत्ति की सुरक्षा करती है। दामोदर घाटी परियोजना, जी हाँ, दामोदर घाटी परियोजना एक उदाहरण देकर के, दामोदर घाटी परियोजना भारत के सबसे पुरानी सफल उद्देश्य परियोजना में से एक है। जो यह परियोजना दामोदर घाटी परियोजना सबसे सफल में से एक है। दामोदर घाटी परियोजना के प्रमुख घटक क्या है, बांध, तिलैया, मैथेन, कोनार और पंचेत जैसे कई बांध का निर्माण किया गया। ये बांध बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, रोकने के और सिंचाई के लिए संग्रहित करने का काम करते हैं। बिल्कुल आपको पता होगा बहुउद्देशीय परियोजना में के बहुत उद्देश्य इससे पूरा होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, आपको विथ डिटेल्स आपको क्लास में पढ़ाया गया, हम शॉर्ट आपको यहाँ पर नोट्स देने के लिए आए हैं। संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, आपको पता होगा, एक होता है एकात्मक सरकार, एक होता है संघात्मक सरकार। आपको बिल्कुल आसान से समझ, संघीय सरकार की मुख्य विशेषता बताना, जिसमें सत्ता की जो पावर होता है बटा हुआ रहता है ना। राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाते हैं, कार्यपालिका जो लागू करते हैं, न्यायपालिका जो न्याय दिलाते हैं, के बीच बंट जाते हैं, है ना, ये बंट जाते हैं अधिकार। पॉइंट 3, निर्वाचित पदाधिकारी को सरकार के सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 4, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों पर बढ़ जाता है। आपको पता होगा केंद्र सरकार,
और एक है राज्य सरकार, और एक आ जाएगा स्थानीय सरकार। आपको बिल्कुल ये सब आता है। केंद्र सरकार पूरे देश में नज़र रखिएगा, राज्य सरकार अपने राज्य में, स्थानीय सरकार अपने बिल्कुल पंचायत वगैरह जो हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 51। जी हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्य बताएं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का भूमिका क्या और कार्य का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं बिना लेट किए। तो राजनीतिक दलों की ऐसी, राजनीतिक दल किसको कहते हैं? ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसे विचार रखते हैं, जो देश की विभिन्न समस्याओं में एकमत होते हैं, जिसे राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। अब इसका आप बता देना है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवार को अधिक से अधिक मत से जिताने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल पता है, राजनीतिक दल मतलब क्या है? चुनाव लड़ना। चुनाव तो बिल्कुल आपको लड़ना ही पड़ेगा, चुनाव बिल्कुल क्या करना पड़ेगा? आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर राजनीतिक दल है तो चुनाव कैसे नहीं लड़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए, राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों का मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास भी करते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां देश के कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो बिना लेट के हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। थोड़ा ये शॉर्ट हो गया, आप और भी लॉन्ग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप और भी अच्छा से लिखेंगे तो नंबर बिल्कुल फुल मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा शब्द कम हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का वितरण दीजिए। तो ग्रामीण सड़क हो गया, जिला सड़क हो गया, राष्ट्रीय सड़क हो गया, और एक आ जाएगा आप समझ सकते हैं नेक्स्ट प्रांतीय सड़कें हो गया। 4 सड़कें के बारे में बिल्कुल वर्णन करेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में ग्रामीण सड़कें क्या है? ये सड़कें गाँवों को जिलों सड़कों से जोड़ती हैं। ये सड़कें प्रायः कच्ची, संकरित तथा भारी वाहन यातायात की अनुपयुक्त होती है। इनका निर्माण रख रखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन ऑप्शन क्या बोलते हैं, पॉइंट 2 में लिखेंगे जिले सड़कें। ये सड़कें बड़े गांवों इस कस्बों के एक दूसरे से जिला मुख्यालय जोड़ती है। ये अधिकांशतः कच्ची, इनका निर्माण रख रखाव जिला परिषद संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होता है। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे प्रांतीय राजमार्ग क्या? ये राज्य के भीतर व्यापारिक एवं सवारी यात्राओं के मुख्य आधार होते हैं। ठीक है, जो राजधानी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश में महत्वपूर्ण स्थान को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये राजमार्ग देश की चौड़ाई लंबाई के अनुसार बिछाए गए हैं। आगे और भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया राजधानी, बंदरगाह, औद्योगिक खनन क्षेत्र, राष्ट्रीय महत्व के शहर में कस्बों को जोड़ते हैं। तो ये 4 मार्ग थे, यानी कि सड़क जो भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के सड़कें का विस्तृत है। आप बिल्कुल ये सब आसानी से लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको टॉपिक नहीं छोड़ना है, जितने आपको आता है आंसर लिखिए और बना बना के लिखने का प्रयास भी कीजिए। आई होप कि आप 52 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट देखे हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ाई इसी तरह करते रहिए, क्योंकि टाइम कम है और बिल्कुल रिवाइज बहुत करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।